नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम मानव के उत्सर्जन तंत्र को देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है वो कैसे बना होता है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और उन संरचनाओं के कैसे कैसे कार्य होते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो हैं वो लगातार मिलते रहें और आपकी जो तैयारी है वो ऐसी हो सके जिससे कि आप क्या कर सके, एग्जाम में सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। साथ साथ में यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो बात करते हैं हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में। सबसे पहली बात तो यह होती है कि भाई ये उत्सर्जन क्या होता है। तो देखो, जब मनुष्य के शरीर में कोई भी उपापचयी क्रिया होती है अर्थात मेटाबॉलिज्म होता है, तो उससे हमारा एक काम का पदार्थ अर्थात मुख्य रूप से हमारी ऊर्जा या कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है। लेकिन उसके साथ साथ में शरीर में क्या बनते हैं, अपशिष्ट भी बनते हैं और उन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत ये देखा था कि मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से कौन कौन से अपशिष्ट बनते हैं। इसमें से एक अपशिष्ट होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट। और ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं वो मुख्य रूप से आपके प्रोटीन के उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनते हैं। जो प्रोटीन की उपापचयी क्रियाएं होती है उसे मुख्य रूप से बनता है अमोनिया, लेकिन मनुष्य के शरीर में उस अमोनिया को किस रूप में बदल दिया जाता है, यूरिया के रूप में बदल दिया जाता है। और ये यूरिया में बदलने का कार्य है मनुष्य का लीवर करता है। ये सब कुछ बात हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज जो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे कि उस अपशिष्ट को, उस विशेष रूप से उस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मनुष्य के शरीर में क्या व्यवस्था पाई जाती है। तो इसके लिए मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है, एक उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। और आप सबको इतना तो पता ही है कि मनुष्य के शरीर में कोई भी जो तंत्र बना होता है वो कुछ अंगों के, जो अंग होते हैं उनके समूह से मिलकर बना होता है। तो जो मानव का उत्सर्जन तंत्र है यह भी किससे बना है, मुख्य रूप से कुछ अंग होते हैं, अंगों के क्या है, समूह से मिलकर बना है। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से अंग होते हैं वो मानव के उत्सर्जन तंत्र में पाए जाते हैं। भाई कोई भी तंत्र पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो यही पता होनी चाहिए भाई उस तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग होते हैं। पढ़ना तो उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। पहली चीज देखो कि जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है वृक्क। वो क्या है, वृक्क, अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी। और सबको पता होगा कि मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी किडनी पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी भाई, एक जोड़ी, एक जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी का मतलब कितनी हो गई भाई, दो। इसके बाद में यहां पर आप देख भी सकते हो डायग्राम में, एक तो ये रही और दूसरी ये रही भाई, तो कितनी किडनी पाई जाती हैं, दो, या जिसे हम बोल सकते हैं एक जोड़ी। इसके बाद में दो ये नलिकाएं पाई जाती हैं, जो आपकी ये पीली वाली दिख रही है ना, ये पीली वाली नलिकाएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी, अर्थात यूरेटर कहा जाता है। और ये यूरेटर भी कितने होते हैं भाई, ध्यान से सुनना, एक जोड़ी। कितने होते हैं भाई, एक जोड़ी, अर्थात दो आपकी क्या पाई जाती हैं, मूत्रवाहिनी पाई जाती हैं। इसके अलावा और क्या होता है उत्सर्जन तंत्र में, उत्सर्जन तंत्र में जो तीसरा होता है वो होता है, देखो यहां पर ये वाला हिस्सा,
जिसे हम क्या कहते हैं, मूत्राशय। क्या कहते हैं, मूत्राशय, अर्थात यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर पाया जाता है। और ये कितना होगा भाई, एक जोड़ी नहीं है, केवल कितना है, एक। और इसके अलावा और क्या पाया जाता है मानव के उत्सर्जन तंत्र में, तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में पाया जाता है एक मूत्र मार्ग। क्या पाया जाता है, मूत्र मार्ग, अर्थात क्या होता है, यूरेथ्रा। क्या होता है, यूरेथ्रा। और ये भी कितना होता है, एक। तो जो मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है, उस उत्सर्जन तंत्र में विशेष रूप से हमारे ये अंग पाए जाते हैं। और इन अंगों में से भी सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, वो होता है हमारा वृक्क, अर्थात किडनी। और सबसे ज्यादा डिटेल में जिसको पढ़ना है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पढ़ना है, जिसकी संरचना को डिटेल में पढ़ना है, फिर उसके अंदर मूत्र का निर्माण कैसे होता है उसको भी डिटेल में पढ़ना है, ये सब कुछ हम किसको पढ़ेंगे, वृक्क को। तो इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और बाकी इनका एक हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक एक तरीके से ब्रीफ देखेंगे, इनको ब्रीफ करेंगे। तो ये जो सब कुछ हम देखने वाले हैं, ये आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं किसके बारे में, किडनी के बारे में। थोड़ा सा एक बार इसके बारे में देख लेते हैं, हालांकि डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एकदम इसकी बाहरी संरचना वगैरह कहां पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, कितनी लंबी कितनी चौड़ी, ये सब कुछ एक बार शुरुआती इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात किसकी करते हैं, हमें किडनी की, वृक्क अर्थात किडनी के बारे में। सबको पता है कितनी है, एक जोड़ी है, अर्थात 2। अगर आप किडनी का डायग्राम देखना चाहो, कैसी दिखती है, देख लो भाई। यह है किडनी। इसको देखोगे बाहर से ऐसी दिखती है, और उसको काट कर देखे तो काट कर पूरी ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। बाहर से जब ये दिख रही है तो कैसी दिख रही है, ये गहरे भूरे रंग की हमें दिखाई दे रही है। कैसे रंग की दिखाई दे रही है, गहरे भूरे रंग की। ये किडनी होती कहां है, तो सबको पता है कि जो ये किडनी होती है हमारे पेट में अर्थात उदर गुहा में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, उदर गुहा में। अब उदर गुहा में कहां, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है अर्थात पीठ की तरफ, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों तरफ एक एक किडनी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ हमारी क्या होती है, एक एक किडनी पाई जाती है। और ये जो किडनी होती हैं, ये वास्तव में होती भी सामने की तरफ नहीं होती हैं, बल्कि थोड़ी सी क्या होती हैं, पीछे की ओर ही होती हैं, अर्थात पीठ की ओर ही होती हैं। यह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो ये दोनों किडनी हैं, इनमें से एक किडनी होती है हमारी दाईं किडनी, एक होती है बाईं किडनी। जो दाईं किडनी होती है वो हल्की सी क्या होती है, थोड़ी सी नीचे की ओर होती है। क्यों भाई, क्योंकि दाईं तरफ हमारे क्या पाया जाता है, एक बहुत बड़ा अंग पाया जाता है जिसका नाम है क्या है, लीवर। और क्योंकि उस लीवर के कारण से वो हल्की सी क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। तो यदि मैं बात करूं किडनी के बारे में, तो सबसे पहली बात तो आपको क्या पता होनी चाहिए भाई किडनी के बारे में, कि ये कहां पाई जाती हैं। तो मानव में जो एक जोड़ी किडनी होती हैं, ये हमारी कहां होती है, उदर गुहा में पाई जाती है। और उदर गुहा में भी कहां, पृष्ठ सतह की ओर। किस सतह की ओर, पृष्ठ सतह की अर्थात पीठ की ओर पाई जाती हैं। और कैसे, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर होती हैं, रीढ़ की हड्डी के क्या होती हैं, दोनों ओर ये पाई जाती हैं। इसके बाद में और क्या हमें पता करना है, कि जो ये दोनों किडनी होती हैं,
इसमें से एक को हम बोलते हैं दायां वृक्क। भाई दो हैं तो एक हो गया जो दाईं तरफ है वो दायां वृक्क, और एक हो गया हमारा बायां वृक्क। कैसी दिखाई देती हैं ये किडनी? तो यदि हम देखें तो ये कैसी दिखाई देती हैं? गहरे भूरे लाल रंग की दिखाई देती हैं। भूरा और लाल रंग आपका क्या है? मिक्स। तो कैसी दिखाई देती हैं? गहरे भूरे लाल रंग की हमें ये दिखाई देती हैं। इसके अलावा और क्या विशेषता है? अभी आपको बताया कि जो दाईं किडनी होती है, दाईं वृक्क जो होता है, यह आपके बाएं वृक्क से, ध्यान रखना, बाएं वृक्क से क्या होता है? थोड़ा क्या होता है? नीचे होता है। और इसका कारण आप सबको पता होना चाहिए। नीचे की ओर क्यों होता है भाई? इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है? हमारा बहुत बड़ा अंग पाया जाता है, क्या? हमारा लीवर। अब इसके बाद में और क्या बता सकते हो भाई किडनी के बारे में? तो देखो, जो ये किडनी होती है ना, इस किडनी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। ऐसे दोनों किडनी के ऊपर ऐसे एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। और जो ये टोपीनुमा संरचना होती है, ये वास्तव में होती क्या है? ये वास्तव में एक ग्रंथि होती है। वास्तव में क्या होती है? एक ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि। अधि का मतलब होता है ऊपर, और वृक्क का मतलब वृक्क के ऊपर। तो ऐसी ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर पाई जाती है उसे हम बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, और ये दोनों किडनी के ऊपर टोपी रूपी संरचना के रूप में पाई जाती हैं। तो ये बात भी लिख लो भाई। दोनों वृक्क पर टोपी नुमा संरचना के रूप में कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क, या इसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारी किडनी होती हैं, इनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये कितनी होती है? इनका वजन होता है वो कैसा होता है? ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो हम बात करते हैं किसके बारे में? कि जो हमारी किडनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई का मतलब क्या हो गया भाई? ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो इसकी जो लंबाई होती है ये होती है हमारी 12 से लेकर 15 सेंटीमीटर। कितनी लंबी होती है किडनी? 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके अलावा और क्या बात पता होनी चाहिए भाई? इसकी चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई होती है वो हमारी 5 से लेकर 7 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई हो गई। इसके अलावा इसकी मोटाई कितनी है भाई? मोटाई, तो मोटाई आपको याद रखना है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो आकार कैसा है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसका जो आकार दिखाई देता है, इसका जो आकार दिखाई देता है वो हमें कैसा दिखाई देता है? सेम के बीज के जैसा। कैसा होता है? सेम के बीज, सेम की जो फली आती है, अर्थात अभी आपको दिखाया था तो जो इसका ये आकार है, ये वाला आकार होता है, ये कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि सबको याद रहता है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है भैया आपको किडनी के बारे में? कि जो हमारा ये वृक्क है, इस वृक्क की यदि हम संरचना देखें, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, अगर ये सब कुछ देखें तो कैसी इसकी संरचना है, कितनी परत है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। इससे पहले एक चीज और ध्यान रख लो, इसका जो वजन होता है
एक जो किडनी होती है इसका वजन कितना होता है, तो याद रखना है कि इसका जो वजन होता है लगभग 120 से लेकर 150 ग्राम होता है। 120 से 150 ग्राम के आसपास एक किडनी का क्या होता है, वजन होता है। तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई वजन वगैरह हो गया, आकार हो गया, इसके बाद में रंग कैसा हो गया, कहां पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, ये सब कुछ हमने किडनी के बारे में देख लिया है। अब बात आ जाती है किसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में। तो थोड़ी सी इसकी संरचना को समझते हैं भाई। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। यदि हम किडनी के बारे में बात करें तो जो ये किडनी बनी होती है इसमें सबसे बाहर की तरफ एक दोहरा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है कि दोहरा आवरण। दोहरा आवरण पाया जाता है। इसके अलावा इसकी जो सतह होती है इसके अंदर की तरफ एक तरफ क्या होती है, ऐसे खांच होती है, अंदर की तरफ धसी हुई रहती है। देखो यहां पर एक सतह थी, एक स्मूथ सतह थी, अंदर की तरफ क्या होती है, धसी हुई रहती है। और इस अंदर की तरफ जो धसी हुई भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, इसको एक नाम देते हैं और वो नाम है आपका क्या, हाइलम। इस हाइलम से एक तो क्या करती है कि किडनी के अंदर खून लेकर आएगी, रक्त लेकर आने वाली हमारी क्या होगी, एक धमनी, एक तो धमनी होगी, और इसके साथ साथ में यहां से खून को वापस भी तो लेकर जाएगी, खून को वापस लेकर जाने वाली क्या हो जाएगी, सिरा। और भाई किडनी के अंदर क्या बनेगा, किडनी के अंदर बनेगा मूत्र, और उस मूत्र को बाहर ले जाने वाली क्या पाई जाएगी, एक मूत्र वाहिनी पाई जाएगी। और ये सब कुछ आपके कहां से प्रवेश करती हैं किडनी में, ये सब कुछ करती हैं एक उस खांच नुमा संरचना से जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ध्यान से सुनो। तो ये तो आपका क्या हो गया, वृक्कावरण, अर्थात इसका बाहर की तरफ का आवरण, उसका बाहर की तरफ वाली परत, और इसे हम कैप्सूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सूल। इसके अलावा इसकी जो ये खांच नुमा संरचना है, इस खांच नुमा संरचना को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। हाइलम में क्या क्या प्रवेश करता है, एक तो प्रवेश करती है आपकी वृक्क धमनी। क्या प्रवेश करती है, वृक्क धमनी, अर्थात आपकी रीनल आर्टरी। इसके अलावा निकलती कौन सी चीज है आपकी, वृक्क शिरा। वृक्क शिरा होती है, ये बाहर की ओर निकलती है। इसके अलावा और कौन बाहर निकलती है, तो क्या निकलती है, मूत्र वाहिनी। ये याद रखना कौन सी संरचना से, कौन सी जगह से बाहर निकलती हैं, हाइलम से बाहर निकलती हैं। इसके बाद में देखो भाई, यह हमारी जो मेन किडनी का हिस्सा है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितने भाग होते हैं, दो। इसका जो ये बाहर वाला जो हिस्सा होता है, ये बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हमारा इसे हम कहते हैं कोर्टेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, कोर्टेक्स कहते हैं। और ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। तो किडनी का जो मुख्य हिस्सा होता है उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हो गया हमारा कोर्टेक्स और एक हो गया मेड्यूला। अब जो ये मेड्यूला होता है, जो मेड्यूला होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके क्या पाए जाते हैं, ऐसे पिरामिड नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ऐसे पिरामिड नुमा संरचनाएं। और ये जो पिरामिड नुमा संरचनाएं होती हैं इनके बीच बीच में
ये जो आपका बाहर वाला हिस्सा होता है ये ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, ये ऐसे अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। तो ये हो गए आपकी पिरामिड। और इसके अलावा ये किस में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से मध्यांश में ही पाए जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ध्यान से सुनो, हाइलम के अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा जो ये कीप नुमा हिस्सा है, इस कीप नुमा हिस्से को हम क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस। तो ये हाइलम के अंदर तो ये खांच है, उसको तो बोल दिया हाइलम। हाइलम के अंदर जो कीप नुमा संरचना है उसको हमने क्या बोल दिया? पेल्विस। और पेल्विस से जो ये संरचनाएं निकल रही हैं, पेल्विस से जो संरचनाएं निकल रही हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? केलिक्स। क्या कहते हैं? केलिक्स कहते हैं। और ये केलिक्स है आगे की तरफ किससे जुड़े रहते हैं? आपके इन पिरामिडों से जुड़े रहते हैं। और जो ये पिरामिड हैं, इन पिरामिड के अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से एक जो किडनी होती है उसकी मुख्य रूप से संरचना पाई जाती है। यदि मैं किडनी की संरचना को दोबारा आपको बताऊं तो एक जो किडनी होती है इसमें सबसे बाहर की तरफ एक पाया जाता है आवरण, और उस आवरण को हम बोलते हैं वृक्क आवरण या कैप्सूल। जो किडनी होती है उसकी एक तरफ क्या होती है? खांचनुमा संरचना होती है, और इस खांचनुमा संरचना से ही अंदर की तरफ हमारी धमनी प्रवेश करती है, और जो आपकी सिरा होती है वो बाहर निकलती है, और मूत्रवाहिनी होती है वो बाहर निकलती है। उस खांचनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? हाइलम। हाइलम का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जो कीप नुमा हिस्सा होता है, उस हिस्से को क्या कहा जाता है? पेल्विस। उस हिस्से को क्या बोला जाता है? पेल्विस। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो पेल्विस के आगे का हिस्सा होता है जो आपका पिरामिड से जुड़ा होता है, जो पेल्विस है उसके आगे का हिस्सा जो किससे जुड़ा है? पिरामिड से जुड़ा है, उसे क्या कहा जाता है? केलिक्स कहा जाता है। और ये केलिक्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं। जो बड़े आकार के होते हैं उन्हें तो हम बोलते हैं मेजर केलिक्स, और जो छोटे आकार के होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइनर केलिक्स। मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये क्या है अभी आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आपके वृक्क पिरामिड। क्या है? आपके वृक्क पिरामिड। और ये वृक्क पिरामिड होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है कि जो किडनी होती है उसको मुख्य रूप से कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है? दो। बाहर की तरफ वाला हिस्सा होता है उसे क्या बोला जाता है? कोर्टेक्स। अंदर वाला हिस्सा होता है इसे क्या बोला जाता है? मेडुला। हिंदी में मेडुला को क्या बोलते हैं? याद रखना, हिंदी में इसको बोलते हैं मध्यांश। इसको क्या बोलते हैं? मध्यांश। और कोर्टेक्स को क्या कहा जाता है? वलकुट। कोर्टेक्स को आपके हिंदी में क्या कहा जाता है? वलकुट। तो ये अब होते हैं। वलकुट का कुछ हिस्सा होता है, देखो वलकुट का ये वाला जो हिस्सा है ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। कहां तक जा रहा है? आपका मध्यांश के अंदर तक जा रहा है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कहां तक जा रहा है? मध्यांश के अंदर तक जा रहा है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ये ऐसे दिखता है जैसे जो आपका वलकुट है या जो कोर्टेक्स है वो किसके अंदर धंसा हुआ है? आपके मध्यांश में। और एक ऐसे दिखते हैं कि लंबी लंबी संरचनाएं हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं बर्टनी के स्तंभ। क्या कहते हैं भाई? बर्टनी के स्तंभ। तो आपको ध्यान रखना है बर्टनी के स्तंभ किसे कहा जाता है? जो आपका कोर्टेक्स होता है, जिस कोर्टेक्स का जो भाग आपकी लंबी लंबी संरचनाओं के रूप में किसमें धंसा रहता है? मध्यांश में धंसा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका बर्टनी के स्तंभ कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज आपको ध्यान रखनी है भाई ये तो सारी की सारी संरचना में आपने समझ ली। जो आपका वृक्क होता है, इस वृक्क की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक जो जिससे आपकी किडनी का क्या हुआ है? निर्माण। और क्रियात्मक का मतलब हो गया जो कार्य कर रही है।
उस इकाई को हम क्या कहते हैं? उस इकाई को हम हिंदी में बोलते हैं वृक्क। क्या कहा जाता है? वृक्क। और इंग्लिश में इसे बोला जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। आपको वृक्क याद हो या नहीं हो, आपको मुख्य रूप से जो नाम याद रखना है वो याद रखना है कौन सा? नेफ्रॉन। क्योंकि हम जानते ही नेफ्रॉन के नाम से हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा तो किस नाम से पूछा जाएगा? नेफ्रॉन के नाम से। तो ये नेफ्रॉन होता है आपकी वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। एक जो किडनी होती है, एक जो किडनी होती है, इस किडनी के अंदर लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। याद रखना है कि जो वृक्क होता है, जो हमारी किडनी होती है, क्या याद रखना है कि किडनी होती है, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, कहने का मतलब यह हो गया कि जिससे आपकी किडनी बनी है और जिस संरचना के द्वारा आपकी किडनी कार्य कर रही है, किडनी का क्या कार्य है? मूत्र का निर्माण। वो कार्य कौन सी संरचना के द्वारा हो रहा है? वो कार्य हो रहा है नेफ्रॉन के द्वारा। और एक जो किडनी होती है, उस किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये किडनी के बारे में ध्यान रखना है। तो ये किडनी की एकदम नॉर्मल स्ट्रक्चर होगी। बाकी हम इस नेफ्रॉन की संरचना को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो हम बाद में देखेंगे। अभी हम आपके उत्सर्जन तंत्र के बाकी जो भी हिस्से हैं, किसके? उत्सर्जन तंत्र के। बाकी कौन सा हिस्सा आ गया भाई? आपकी मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। मूत्रवाहिनी कितनी है भाई? एक जोड़ी। कितनी जोड़ी मूत्रवाहिनी होती हैं? एक जोड़ी। कहने का मतलब 2 मूत्रवाहिनी पाई जाती हैं। ये जो मूत्रवाहिनी होती हैं, हमने डायग्राम में भी देखा है, हमें याद भी रहता है कि आपकी किडनी से चालू होती हैं और कहां तक जाती हैं? आपकी मूत्राशय तक जाती हैं। तो आपकी कहां से प्रारंभ होती हैं? वृक्क से मूत्राशय तक जाती हैं। नलिका रूपी संरचना है, नलिका रूपी संरचना है। लंबाई कितनी होती है भाई? देखो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर। जो हमारी मूत्रवाहिनी होती हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। इनका जो व्यास है, व्यास का मतलब हो गया चौड़ाई, और वो कितनी होती है आपकी? लगभग 4 से लेकर 5 mm। कितनी होती है? मिलीमीटर। 4 से 5 mm इसकी क्या होती है? मोटाई अर्थात व्यास होता है। और इसका काम क्या है भाई? मूत्र को आपके वृक्क से अर्थात किडनी के अंदर जो मूत्र बन रहा है, उसको वहां से कहां पहुंचाती है? मूत्राशय तक पहुंचाती है। कहां तक पहुंचाने का कार्य करती है? मूत्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। भाई ये सीधा सीधा बात है। कौन सी गति होती है? तो याद रखना, कर्माकुंचन गति। कौन सी गति होती है? कर्माकुंचन। कर्माकुंचन गति होती है, वो कैसी दिखाई देती है? लहरदार दिखाई देती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। वैसे तो 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। किसके बारे में? आपकी जो मूत्रवाहिनी है उसके बारे में। ये चीज आपको याद रखती है, नलिका रूपी संरचना है। बाकी एक तो इसकी लंबाई याद रखनी है, एक थोड़ा सा इसका व्यास याद रख लेना। बाकी गति कौन सी होती है? कर्माकुंचन गति। और ये गति विशेष प्रकार की गति होती है। ये क्या करती है? मूत्र को एक ही ओर जाने देती है। ऐसे नहीं है कि मूत्र वापस आपके मूत्राशय से किस ओर आ जाए? किडनी की ओर। ऐसा नहीं, बैक फ्लो को रोकती है। मूत्र हमेशा किडनी से किस ओर जाता है? आपके मूत्राशय की ओर। आपको यह लग रहा होगा कि भाई हमारी किडनी ऊपर है, मूत्राशय नीचे की तरफ है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण चला गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण का इतना प्रभाव नहीं है। आप सो रहे हो तब तो आप नीचे की तरफ नहीं हो, सो रहे हो तब तो एकदम बराबर हो, फिर भी मूत्र है वो आपका किडनी से किस ओर आएगा? आपके मूत्राशय की ओर ही आएगा। वो किसके कारण? इस कर्माकुंचन गति के कारण। इसके बारे में और किसके बारे में याद रखना है? मूत्राशय के बारे में।
किसके बारे में देख रहे हैं? मूत्राशय। और कितना है भाई? एक। ये थोड़ी एक जोड़ी है, एक मूत्राशय है। अब ये मूत्राशय क्या है? एक क्या है? मांसपेशियों से बनी हुई थैलीनुमा संरचना है। कैसी संरचना है? थैलीनुमा संरचना। कैसे भी? देखो किडनी तो लगातार मूत्र बनाती जा रही है, हर समय बना ही रही है, लेकिन मूत्र हमेशा शरीर से बाहर थोड़ी त्याग सकते हैं, उसको शरीर में इकट्ठा किया जाता है। और शरीर में इकट्ठा करने के लिए एक संरचना पाई जाती है, जहां पर जो मूत्र बन रहा है वो मूत्र वाहिनी के द्वारा लगातार आकर इकट्ठा होता जा रहा है, और उस संरचना का नाम है मूत्राशय। अर्थात जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है वही संरचना क्या है? मूत्राशय। तो इसका कार्य क्या होता है? मूत्र का संग्रहण, मूत्र को इकट्ठा करना, एवं मूत्र का क्या करना? निष्कासन करना। यह भी किसका कार्य है? आपके मूत्राशय का, अर्थात यूरिनरी ब्लैडर। हमारा जो मूत्राशय होता है इसकी क्षमता कितनी होती है, मतलब कितना मूत्र एक साथ इकट्ठा हो सकता है? तो याद रखना, मूत्राशय की जो क्षमता होती है लगभग 400 से लेकर 600 ml। 400 से 600 मतलब एवरेज कितना हो गया भाई? 500 ml। तो इतना मूत्र उस मूत्राशय में इकट्ठा हो सकता है, लेकिन हम हमेशा इतना मूत्र इकट्ठा नहीं करते, इससे पहले ही मूत्र त्यागने की इच्छा हो जाती है। नॉर्मल कंडीशन में 250 से 300 ml मूत्र जब इकट्ठा हो जाता है तो क्या होती है? मूत्र त्याग की इच्छा हो जाती है। जब इतना इकट्ठा हो जाता है तो मूत्र त्यागने की, पेशाब करने की जो आपकी क्या हो जाती है? इच्छा हो जाती है। ऐसे मन करने लग जाता है कि भाई अब इसको बाहर निकालो, अब बस की बात नहीं है। बाकी इकट्ठा रह सकता है, कितना रह सकता है आपका? 400 से 600। तो ये इसकी क्या हो गई है? कैपेसिटी। और इसके अलावा एक चीज और रह गई भाई, वो रह गया आपका मूत्र मार्ग। कौन सा रह गया? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग का मतलब क्या हो गया कि जो मूत्राशय से मूत्र है उसको शरीर से बाहर त्यागना, इसके लिए एक संरचना पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो ये क्या करती है? आपका मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर लेकर जाने का कार्य करती है। अब जो ये मूत्र मार्ग होता है ये महिलाओं में तो बहुत छोटा होता है। जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं में मूत्र मार्ग लगभग आपका 3 से लेकर 4 सेंटीमीटर ही होता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उन पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई इनसे ज्यादा होती है, और वो लगभग कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। कितनी होती है? तो आप लिख लो 13 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अर्थात पुरुष होते हैं उनका मूत्र मार्ग क्या होता है? लंबा होता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आपका मूत्र मार्ग और मूत्राशय आपस में जुड़ते हैं वहां पर क्या पाई जाती है? एक अवरोधनी। अवरोधनी मतलब इंस्पेक्टर। अवरोधनी क्यों पाई जाती है? कहने का मतलब यह क्या होता है कि जो मूत्राशय से मूत्र आ रहा है उसको कंट्रोल करके रखती है, उसका नियंत्रण रखती है। जब मूत्र त्यागने की इच्छा होती है तो यह शिथिल हो जाती है, और जब शिथिल होती है तो क्या होता है? मूत्र होता है आपका मूत्राशय से किस ओर आता है? बाहर की ओर आता है। आपको ध्यान रखना है। तो यह सब कुछ था कि जो हमारा मानव का उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे मुख्य संरचना थी वो थी हमारी किडनी। इसके अलावा हमने देखा है किसके बारे में? मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बारे में। हमने ये देखा है कि जो किडनी होती है उसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन को आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम एकदम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले उसकी संरचना पढ़ेंगे और संरचना के बाद में कैसे उस नेफ्रॉन के द्वारा मूत्र का निर्माण अर्थात यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ये सब कुछ हम देखने
वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और आने वाले वीडियो को भी लगातार आप बने रहें, और इसका जो पीछे वाला वीडियो है उसको भी आप जरूर देखें, जिससे कि आपको ये टॉपिक है वो पूरा समझ में आए, आप उससे फायदा उठा पाओ और एग्जाम में आप इस टॉपिक से जो भी प्रश्न आए उनको ठीक प्रकार से सोल्व कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ साथ में हमारा चैनल है SRL एकेडमी, उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।